Hello students, जय हिंद. वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स. माय नेम इज प्रतीक मिश्रा एंड हम लोग इस लेक्चर में अपना हिस्ट्री क्लास 12 उसकी दूसरी किताब और उसकी 9th थीम का जो अपना डिस्कशन कर रहे थे, उसका जो लास्ट चैप्टर है या फिर जो थीम नंबर 9 है उसका जो हमारा डिस्कशन चल रहा था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तो पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में बातचीत करी थी. दोनों सबसे इंपॉर्टेंट मुगल क्रॉनिकल्स माने जाते हैं. उनके वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में हमने बातचीत करी थी. आज उनमें जो कंटेंट हमको देखने को मिलता है उसकी मदद से हम लोग मुगलिया सल्तनत के कुछ एस्पेक्ट्स को समझेंगे. हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे, उनके ऊपर रोशनी डालेंगे. किसके रेफरेंस के साथ में? बादशाहनामा और अकबरनामा में जो भी हमको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है उसके रेफरेंस के साथ में. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो जो हमारा आज पहला टॉपिक रहने वाला है वो है द आइडियल किंगडम, और उसमें भी जो पहला सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है डिवाइन लाइट. बात यह है कि जो आपके कोर्ट के क्रॉनिकल्स वगैरह हैं, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल मुगल हिस्ट्रीज हैं, चाहे आप अकबरनामा की बात कर लें, चाहे आप बादशाहनामा की बात कर लें, चाहे आप आलमगीर नामा की बात कर लें, चाहे आप हुमायूं नामा की बात कर लें, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे गए, जब हम लोग इनको पढ़ते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है कि इन क्रॉनिकल्स में आपको जिस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं या फिर इन क्रॉनिकल्स को लिखने वालों ने जिस तरीके से लिखा है, इसमें एक बात निकल कर आती है, बार बार निकल कर आती है. वो यह है कि इन्होंने बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल किया है इस बात को शो करने के लिए या फिर इस बात को प्रोजेक्ट करने के लिए कि मुगल किंग्स जो हैं वो डायरेक्टली ईश्वरों से जो है उतर कर आए हैं या फिर ये डायरेक्टली गॉड से रिलेटेड है किसी भी तरीके से. अब आप तो ये जो एक पर्टिकुलर चीज है वो आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को सामने लेता हूं. बार बार ये लोग अब क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स दे रहे हैं, इस तरीके से अपने क्रॉनिकल्स में बादशाहों को, मुगल किंग्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये डायरेक्टली जो है ईश्वर से आए हैं या किसी तरीके से इनका भगवान के साथ में रिश्ता है या फिर लेना देना है. इसका एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा. एक जगह पर आपको एक नरेशन देखने के लिए मिलता है. इसमें एक मंगोल रानी हुआ करती थी, अलंकुआ, उनका जिक्र आता है. अब ये मंगोल रानी के बारे में जिक्र ये आता है कि एक दिन सूर्य उदय होता है और सूरज की रोशनी जो है इनके ऊपर पड़ती है और ये उससे इंप्रेग्नेट हो जाती हैं. ईश्वर जो है सूरज की रोशनी की मदद से इनको इंप्रेग्नेट करता है और उसके बाद में जो बच्चा ये पैदा करती हैं या जो बच्चा जिसको ये जन्म देती हैं वो अपने साथ में ईश्वर की जो डिवाइन लाइट है, उनका जो दिव्य प्रकाश है उसको लेकर आता है और उसके बाद वो अपनी जनरेशन से जनरेशन जो है वो उसको दिव्य प्रकाश को ट्रांसमिट करता है. तो बेसिकली ये जो बच्चा हुआ है रानी अलंकुआ को, और इसके बाद जो इस बच्चे के बाद की जनरेशंस वगैरह आई हैं वो सबके सब कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि लेजेंड आपने ये बोल दिया कि रानी अलंकुआ जो है इनको ईश्वर ने डिवाइन लाइट की मदद से जो है इंप्रेग्नेट किया था और उसके बाद में इन्होंने ईश्वर का जो पुत्र है उसको जन्म दिया था और उसके बाद फिर उस पुत्र ने और पुत्र किए, तो वो जनरेशन टू जनरेशन ईश्वर की जो डिवाइन लाइट है वो ट्रांसमिट होती गई. क्योंकि ये रानी मंगोल है और मुगल जो थे बेसिकली मंगोल थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो ऑफस्प्रिंग हुआ है रानी अलंकुआ को, इसके साथ में अपने आप को जोड़ लिया और इस तरीके से जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि वो लोग भी जो है डायरेक्टली गॉड से आए. तो इस तरीके के आपको डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐसे लेजेंड और उसके साथ में मुगलों को किसी ना किसी तरीके से जोड़ दिया जाना और उससे फिर ये कंक्लूजन निकालना कि आपका जो मुगल बादशाह है वो ईश्वर का किसी ना किसी फॉर्म में जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली ईश्वर से जो उतर कर आया है. इस तरीके के जो आपके लेजेंड्स वगैरह थे इनको काफी ज्यादा प्रोपेगेट किया जाता था. इनफैक्ट अगर आप अबुल फजल की बात करोगे जिन्होंने आपका अकबरनामा लिखी है, तो ये बेसिकली मुगल किंगशिप जो थी, मुगल बादशाह जो थे, मुगल शाही खानदान जो था, इसको हाईएस्ट स्टेशन पर रखता था उस हायरार्की में जो ईश्वर से आने वाली रोशनी को या ईश्वर से आने वाली लाइट को रिसीव करते हैं. थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अपने को समझना पड़ेगा. एक कंसेप्ट इस वक्त चला करता था कि ईश्वर जो है उसकी डिवाइन लाइट है, उसकी जो है आपका दिव्य प्रकाश है वो धरती पर आता है, तो वो दिव्य प्रकाश ईश्वर जिसके ऊपर चाहता है उसके ऊपर पड़ता है, जिसके ऊपर नहीं चाहता उसके ऊपर नहीं पड़ता. इस तरीके का कंसेप्ट जो जमाने में चला करता था. तो अबुल फजल ने ये बोला कि अपने जो मुगल बादशाह हैं ये जिन लोगों पे पड़ना है ये दिव्य प्रकाश, उसमें भी फिर ये था कि किसी पे ज्यादा पड़ेगा, किसी पे कम पड़ेगा, किसी पर सबसे पहले पड़ेगा, किसी पर उसके बाद पड़ेगा. तो पूरी की पूरी हायरार्की बनी हुई थी कि किस पर सबसे पहले पड़ रहा है, सबसे ज्यादा पड़ रहा है, उसके बाद किस पर, उसके बाद किस पर. इस तरीके से पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ था. अबुल फजल साहब का यह कहना था कि वो जो पूरी की पूरी हायरार्की है उन सारे ऑब्जेक्ट्स की जिनके ऊपर ईश्वर का दिव्य प्रकाश पड़ना है या जो ईश्वर का दिव्य प्रकाश या डिवाइन लाइट जो है उसको को रिसीव करते हैं, उसमें जो मुगल किंगशिप है वो सबसे अव्वल दर्जे पर है. सबसे पहले वो आपका मुगल जो किंगशिप है, मैं शॉर्ट में एमके लिख रहा हूं, ईश्वर की रोशनी इनके ऊपर पड़ेगी, उसके बाद में फिर वो किसी और पे जाएगी, फिर किसी और पे जाएगी. जो भी हायरार्की है उसमें मुगल किंगशिप जो है वो टॉप पर बसी हुई है. अब ये जो डिवाइन लाइट या जो ये दिव्य प्रकाश का कंसेप्ट है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है फर्र ए इजादी.
फर्रे-ए-ज़ादी। तो अबुल फजल बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ईश्वर है वो फर्रे-ए-ज़ादी भेज रहा है, जिसका मतलब क्या है, डिवाइन लाइट है। अब वो कुछ पर्टिकुलर लोगों पे पड़ेगी, सब पर नहीं पड़ेगी। और उनने भी जो सबसे पहले जिस पे पड़ने वाली है वो कौन है, वो आपका मुगल बादशाह हो गया। तो क्योंकि सबसे पहले इसके ऊपर पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, ये ईश्वर के ज्यादा करीब है या ईश्वर से रिलेटेड है। इस तरीके के लेजेंड्स वगैरह इसलिए फैलाए जाते थे ताकि आपकी जो प्रजा है वो राजा को या फिर जो आपका बादशाह है उसको ईश्वर का अवतार माने, उसके खिलाफ ना जाए, उससे डरे, रिवोल्ट वगैरह ना करे, इस तरीके की चीजें, और अपने राजा की इज्जत करे, ये मानते हुए कि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर का दूत है, और उसके प्रति जो है आदर का और इज्जत का, सम्मान का भाव अपने मन में बनाकर रखे। तो इन सारी चीजों को लेकर ये सारा काम किया जाता था। तो यही बात जो है इस डिवाइन लाइट का जो सब टॉपिक है उसमें बताई गई है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंस्पिरेशन है, आपने जो ये कह दिया कि ये जो फर्रे-ए-ज़ादी है या फिर ये जो डिवाइन लाइट का कंसेप्ट है, ये अबुल फजल के दिमाग में अपने आप नहीं आया था कि अबुल फजल ने एक दिन बैठे बैठे सोचा और दिमाग में आ गया, उन्होंने बातें लिख मारी, ऐसा नहीं था। ये जो कंसेप्ट है आपका पूरा का पूरा, ये एक ईरानी सूफी हुआ था, उसके द्वारा डेवलप किया गया था, और उसका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इनकी मृत्यु 1191 में हुई थी। ये भाई साहब ने जो है ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर आइडिया को डेवलप किया था, जिसमें यह बोला गया था कि ईश्वर की डिवाइन लाइट है, किसी पे पड़ती है, किसी पे नहीं पड़ती है, ऑल दैट। अब अकॉर्डिंगली ये जो आपका ये जो आइडिया है, इसमें यह बोला गया था कि अब ये जो डिवाइन, ऐसा नहीं है कि ईश्वर कुछ लोगों पर जो है वो मेहरबान है और बाकी सब लोगों पर मेहरबान नहीं है। इनका कहना भाई इतना भर था कि आपका जो बादशाह है उसको सबसे पहले आपकी डिवाइन लाइट मिल गई। हायरार्की जो है कि किस पर डिवाइन लाइट पढ़नी है, किस पर नहीं पढ़नी, या फिर ये जो फर्रे-ए-ज़ादी है वो सबसे पहले किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसमें इन्होंने ये बोल दिया कि आपका जो बादशाह है सबसे पहले उसको मिल गया। अब उसके बाद में वो अपने शासन की मदद से, अपने प्रशासन की मदद से, वो जो भी काम कर रहा है उसकी मदद से, और बाकी डायरेक्टली अपने प्रजा वगैरह के बीच में जाकर भी आपका जो किंग है, ये जो फर्रे-ए-ज़ादी है, जो डिवाइन लाइट है, इसको अपने जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उन पे भी जो है ट्रांसमिट करेगा, और इस तरीके से वो उनका स्पिरिचुअल गाइडेंस का सोर्स भी बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका अबुल फजल का बनाया हुआ नहीं है, ये आपके जो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी साहब है इनका बनाया हुआ कंसेप्ट है। अबुल फजल ने बस इसको अपना बोरो कर लिया और इसकी मदद से इसको बढ़ा चढ़ा के या फिर इसको और ज्यादा ऑर्नामेंटलाइज कर उन्होंने जो है अकबरनामा में इस चीज को खास तौर पे हाईलाइट किया है। अच्छा जी, यहां पर एक फोटोग्राफ दी हुई है। इस फोटोग्राफ में जहांगीर साहब जो है शिकार करते हुए बताए गए। अब ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को। इस फोटोग्राफ में जो आपका पेंटर है उसने इनको किस तरीके से पेंट किया है। शिकार खेल रहे हैं, यहां पर एक कोई इंसान जैसा फिगर है जिसके चारों तरफ आपको काली परछाई देखने को मिल रही है। यहां पर एक देवदूत खड़े हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं पहना, छोटा सा बच्चा है, और इनके पीछे की तरफ में जो है ये पंख लगे हुए हैं, तो ये एक इंडिकेशन है देवदूत का। इसी तरह से यहां पर दो देवदूत हैं और वो आपके हवा में उड़ रहे हैं, और इनके हाथ में जो है एक आपका इस तरीके से एक ताज है, और यहां पर ये जो पूरा का पूरा ये जो देवदूत है इनके पीछे आपको ईश्वर से आती हुई पूरी की पूरी एक चेन दिखाई दे रही है, जो एक देवदूत यहां पर पकड़ के खड़ा हुआ और एक हिस्सा जो है उसका यहां पर जमीन पर आया हुआ है। अब ये जो पूरा का पूरा तस्वीर बनाई गई है, जो ये कंसेप्ट है कि आपके मुगल जो हैं वो ईश्वर से आते हैं या इनका ईश्वर से लेना देना है, गॉड से जुड़े हुए हैं, इसी कंसेप्ट को जो है ध्यान में रखते हुए, इसी थीम को ध्यान में रखते हुए तस्वीर बनाई गई है। इस सीन में बेसिकली बताया ये गया, ये जो तस्वीर है ये बनाई किसने, पहले तो जो आर्टिस्ट है उसका नाम है अबुल हसन। अबुल हसन ने बेसिकली इस तस्वीर में यह बताया है कि जो आपके बादशाह जहांगीर हैं वो अपने तीर से गरीबी का शिकार कर रहे हैं। गरीबी को उन्होंने एक इंसान के रूप में बताया है, मगर उस इंसान के चारों तरफ उन्होंने एक डार्क क्लाउड, एक काली परछाई, एक स्याह परछाई बना दी है। यह एक इंडिकेशन है कि गरीबी जो है जब इंसान पे छाती है तो जिंदगी काली कर देती है, ऑल दैट। बादशाह जो है ये इसका शिकार कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक बात बताई गई है कि आपने जहांगीर साहब जो हैं ये इस तरीके से जो है आपका राजकाज चला रहे हैं कि किसी को उनके शासन में जो है गरीबी वगैरह जो है उसको जो है आपका सामना ना करना पड़े, और इस तरीके की चीजें जो हैं उसको शिकार ना हो, और वो अपना जिंदगी जो है उनके राज्य में अच्छे से काट सकें। तो ये जो है इस पूरी की अब ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको बोला जाता है एलिगोरी, कि आपने एक पर्टिकुलर तरीके की सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर किसी और बात को कहा है। यहां पर शिकार तो इंसान का करते हुए दिखाया गया, बट जिस तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया है वो एक इंडिकेशन है कि भाई आप जो है गरीबी का शिकार कर रहे हो। इस तरीके की जो है सिंबल्स वगैरह काफी प्रचलित है। अब इसके साथ में यहाँ पे देवदूत जो है वो तीर लेके खड़ा हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ईश्वर ने इनको आदेश दिया कि भाई तुम लोगों की गरीबी दूर करो और इस बेसिस पर तुम शासन चलाओ। फिर ये एक इंडिकेशन है कि आप जो है ईश्वर के अवतार हो या फिर ईश्वर से जुड़े हुए हो, उनके रिलेटिव उनके मौसा या फिर फूफा के लड़के हो, इस तरीके से। ठीक है जी। अब यहां पर ये जो दो देवदूत हैं वो सर के ऊपर ताज लेके खड़े हुए, एक
इंडिकेशन है कि राज करने का जो राइट है वो आपके ईश्वर ने दिया हुआ है इनको। इसी तरीके से आपके जो यहां पर ये पूरी की पूरी चेन आ रही है, अब ये एक देवदूत पकड़ के खड़ा हुआ है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो पूरा का पूरा जो ये आपका जो ये चेन है जस्टिस की, ये आपका हेवन से डिसेंड कर रही है, यानी कि इंसाफ की जो चेन है, जिसके बेसिस पर या जिसके तकाजे को ध्यान में रखकर बादशाह को जो है अपना फैसले वगैरह देना है, ये इंसाफ का जो तकाजा है, ये इसलिए इसको रख के कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने जो इनको आदेश दिया। इस तरीके की एलिगरीज वगैरह जो थी, ये जो पूरा का पूरा काम किया गया है, इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कर कोई एक बात कही जा रही है आर्ट में या लिटरेचर में, इसको कहा जाता है एलिगरी। इस तरीके की एलिगरीज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया और इनकी मदद से बादशाहों को कई सारी फैंसी तरीके की चीजें करते हुए दिखाया गया है, जिसके मदद से फिर यह किया जाता है कि आप इनको जोड़ देते हो ईश्वर के साथ में। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अब लोगों के दिमाग में इस बात का और ज्यादा लास्टिंग इंप्रेशन पड़े, लोगों के दिमाग में बात घर कर जाए, बैठ जाए कि आपका राजा जो है वो ईश्वर है, या ईश्वर के मौसा फूफा चाचा का लड़का है, या किसी ना किसी तरीके से जोड़ लेते हैं। जैसे अपने चाचा विधायक हैं हमारे करके लोग किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप लगा लेते हैं, तो हमारा जो है ईश्वर के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस तरीके की कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वगैरह ये लोग भी जो है भाई लोग अपने जोड़ा करते थे। तो लोगों के दिमाग में ये बात और ज्यादा अच्छे से बैठे, लोगों के दिमाग में बात घर कर जाए, उतर जाए कि आपका जो राजा है वो ईश्वर है या ईश्वर का रिश्तेदार है, चाचा मौसा फूफा का लड़का है, ये इंप्रेशन अच्छे से दिमाग में बैठ जाए लोगों के। इसके लिए पेंटिंग्स का इस्तेमाल खास तौर पे किया जाता था। आपकी क्रॉनिकल में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसको अच्छे से दिखाने के लिए या इसको लोगों के दिमाग में अच्छे से उतारने के लिए पेंटिंग्स का इस्तेमाल भी जो है किया जाता था। 17वीं शताब्दी से अगर आप देखोगे, 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 की बात कर रहा हूं, 1601 से लेकर 1699 की बात हो रही है। 17वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे तो एम्परर्स को, जो भी आपके मुगल एम्परर्स की पेंटिंग बनती थी, इसमें इनको एक हैलो पहने हुए दिखाया जाता था। हैलो का मतलब होता है, जैसे ये आपको यहां पे आपके जहांगीर साहब दिख रहे हैं, तो इनके जो ये पीछे की तरफ में ये जो दिव्य प्रकाश जैसा आपको ये पीछे गोल गोल देखने को मिल रहा है, इसको हैलो बोला जाता है। जैसे अपने गौतम बुद्ध जो थे, उनकी मूर्तियों के पीछे भी आपको उनके सर के पीछे ऐसा एक गोल चक्कर देखने को मिलता था, उसी तरीके का यहां पर अब ये चमकता हुआ सा जो गोल चक्कर पीछे बनाया गया है आपके मुगल बादशाह की तस्वीर के पीछे, इसको जो है आप हेलो बोला करते थे। तो 17वीं शताब्दी से मुगल एम्परर्स की जो तस्वीरें बनाई जाती थी, उसमें इनको ये हेलो पहने हुए दिखाया जाता था। अब आर्टिस्ट वगैरह ये जो हेलो का कंसेप्ट है, ये कहां से लेकर आए थे? आर्टिस्ट वगैरह जो है उन्होंने आपकी बेसिकली यूरोपियन पेंटिंग्स देखी थी, ईसा मसीह की, जीसस क्राइस्ट की, और आपकी जो वर्जिन मैरी हैं उनकी, और उनमें जो है उनको दिखाया जाता था कि उन्होंने अपने सर के पीछे एक ऐसा चमकता हुआ हेलो पहन रखा है, एक दिव्य प्रकाश उनके सर के पीछे दिखाया जाता था। ये एक इंडिकेशन था कि ये जो है वो ईश्वर की रोशनी लेकर आए हैं, ये डिवाइन है, ये पवित्र है, या फिर ये जो है ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो उसी कंसेप्ट को उठाते हुए, क्योंकि आपको यहां पे अपने बादशाह को जो ईश्वर से कनेक्टेड दिखाना है, उसके लिए आपने ये किया कि आपने उनके सरों के पीछे जो है इस तरीके के हेलो वगैरह दिखाना शुरू कर दिया। अब पहले तो वो पेंटिंग्स देख लेते हैं ये यूरोपियंस की, जिनको देखकर आपके ये जो आपके 17वीं सेंचुरी से मुगल पेंटर जो हैं वो आपका मोटिवेट हुए थे। ये देखिए यहां पे जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया है, बढ़िया तस्वीर बनी है। उसके पीछे अब ये जो पर्टिकुलर आपका चमकता हुआ दिव्य प्रकाश जैसा दिखाया गया, डिवाइन लाइट दिखाई गई है, इसको हेलो बोला जाता है। यहां पर एक और तस्वीर है, इसके पीछे जो ये बनाया गया है डिवाइन लाइट का, इसको हेलो बोला जाता है। इसी से अपना जो है इंस्पिरेशन लेकर फिर मुगल्स के जो आपके तस्वीरें हैं 17वीं सेंचुरी, उनके पीछे भी आपको इस तरीके के हेलो वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। और देखते हैं ये आपकी वर्जिन मैरी है, इनके यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड में जो है हेलो दिखाया गया है। यहाँ पर सिर्फ इनके सर के पीछे हेलो दिखाया गया, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट छोटे बेबी जीसस के फॉर्म में इनके पीछे आपको ये दिखाया गया। ये जो देवदूत का कंसेप्ट है कि यहाँ पे अपने इनके देवदूतों ने कपड़े पहन रखे हैं, और इनके यहाँ पे पीछे की तरफ में आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, पर लगे हुए हैं। तो ये देवदूत वगैरह जो हैं ये यहां पर भी दिखाया गया। देवदूत का कंसेप्ट भी जो है यहां से उठा लिया था आपने। तो इन्हीं से मोटिवेट होकर फिर आपने वो ये किया कि आपने अपने बादशाहों के सरों के पीछे हेलो बताना शुरू कर दिया। यहां पे फिर जहांगीर है, ये देखिए उसके सर के पीछे ये हेलो वगैरह बनाया गया। यहां पर अब ये शायद औरंगजेब है, आलमगीर, इसके सर के पीछे हेलो वगैरह बताया गया। इस तरीके से कर आप भी ये इंडिकेशन दे रहे हो कि हमारा जो बादशाह है बेसिकली डिवाइन है, डिवाइन लाइट वगैरह से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है द यूनिफाइंग फोर्स। बेसिकली अब हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि मुगल क्रॉनिकल्स में आपको बार बार एक बात निकल कर आ रही है कि बादशाह सलामत जो हैं आपके, या फिर जो आपके मुगल बादशाह हैं, वो जिस इलाके में रूल कर रहे हैं वहां पे कई सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं साथ में, और कई सारे कस्टम्स या कल्चर्स वगैरह को फॉलो किया जा रहा है। तो एक कंपोजिट कल्चर लोगों का बना हुआ है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, और सब जो है यहाँ पर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके से जो है एक प्रोजेक्शन वगैरह दिया गया है कि एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के लोगों पर जो है आपके बादशाह रूल नहीं कर रहे हैं। बादशाह जहां पे रूल कर रहे हैं वहां पे काफी सारी कास्ट, कम्युनिटीज, रिलीजन के लोग और अलग अलग कल्चर्स के लोग जो हैं रह रहे हैं। तो आपका जो एम्पायर है इसमें शांति बनी रहे, इनके बीच में आपस में आपसी भाईचारा बना रहे, कोई लड़ाई झगड़े ना हो और स्टेबिलिटी वगैरह बनी रहे, इसलिए इन सारी बातों को इंपोज करने के लिए कि भैया आपके यहां शांति है, पीस है, स्टेबिलिटी है, इसके सिंबल के तौर पर आपके जो एम्परर थे वो सारे के सारे रिलीजियस ग्रुप और एथनिक ग्रुप से ऊपर हुआ करते थे। मतलब ये नहीं है कि बादशाह एक सर्टेन रिलीजन फॉलो करता है तो वो उस रिलीजन के लोगों के साथ में बायस रखेगा और बाकी लोगों के साथ में भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं है। यह बोला जाता था, मुगल एम्पायर की कहानी ये थी कि भैया हमारे जो जहां पे हम लोग रूल कर रहे हैं यहां पे कई सारे तरीके के रिलीजन्स हैं, रेसेस हैं, कास्ट हैं, कल्चर हैं, क्रीड हैं, और हम क्योंकि ये चाहते हैं कि यहां पे शांति से सब लोग अच्छे से रहें, तो हमारा जो एम्परर है वो पीस और स्टेबिलिटी का सिंबल है और वो इन सारे रिलीजन से ऊपर है, सारे एथनिक ग्रुप से ऊपर है। साथ ही साथ अगर इन लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई अगर इशू होता है तो उसमें वो मीडिएट भी करेगा और ये इंश्योर करेगा कि जस्टिस और पीस जो है, इंसाफ और शांति जो है वो प्रिवेल करे, कि कोई एक रिलीजन किसी दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए, किसी एक रिलीजन के मानने वाले किसी दूसरे को ना दबाएं, ऐसे नाटक नहीं होने। हमारा जो बादशाह है वो सारे रिलीजन से ऊपर है और वो अगर कोई इश्यूज बनता है किन्हीं भी रिलीजन के लोगों के बीच में तो उनके बीच में मीडिएशन का भी काम और ये इंश्योर करना है कि जस्टिस और पीस बना रहे, ये सारे काम जो है, सारी जिम्मेदारी जो है आपके बादशाह की आ जाती है। इनफैक्ट आपका जो अबुल फजल है उसने अकबरनामा में इस बात को बहुत हाईलाइट करके बोला है कि मुगल रूल की या फिर जो आपका कहा जाता था कि जो एनलाइटेंड रूल है इसमें जो सबसे कॉर्नर स्टोन था पूरी की पूरी पॉलिसी का वो था एब्सोल्यूट पीस, की पूरी तरह शांति रहेगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई मारकाट नहीं, कोई यहां पे नाइंसाफी नहीं, एब्सोल्यूट पीस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है बादशाह इंश्योर करेगा कि हर तरीके की शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से बनाकर आपके अंपायर में रखा जा सके। अब ये जो पर्टिकुलर एक बात कही गई है कि ये जो एब्सोल्यूट पीस है वो आपके एनलाइटेंड रूल का कॉर्नर स्टोन रहेगा, ये जो आइडिया है इसको अबुल फजल ने कहा है सुलह कुल। सुलह कुल जो है वो आपके अंपायर का कॉर्नर स्टोन है और सुलह कुल जो है उसके बेसिस पर जो आपका अंपायर रूल करेगा। या सुलह कुल में अब ये बोला, इनफैक्ट सुलह कुल जो है इसकी फिलॉसफी में या इसके आइडिया में ये भी था कि जितने भी आपके रिलीजन्स वगैरह हैं और जितने भी आपके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके बारे में बातचीत वगैरह कर सकते हो, मगर शर्त इतनी सी थी कि आप ये प्रचार प्रसार करते वक्त किसी भी तरीके से आपका जो स्टेट या फिर आपका जो बादशाह है उसकी अथॉरिटी को आप किसी तरह से अंडरमाइन नहीं करोगे, बादशाह को या स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, उसके खिलाफ लोगों को भड़काओगे नहीं, और दूसरी बात यह कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ गलत सलत नहीं बोलोगे और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, कि ये नहीं कि मेरा सबसे अच्छा है तुम्हारा खराब है, तुम्हारा अच्छा नहीं है मेरा सबसे बढ़िया, ये नाटक नहीं है। अपने वाले को फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है, उसके बारे में आपको जो भी करना है कर सकते हो, बस एक शर्त है कि स्टेट के खिलाफ और राजा के खिलाफ अनशन बात नहीं करोगे, दूसरा किसी और के खिलाफ गलत सलत नहीं बोलोगे और आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। ये पर्टिकुलर फिलॉसफी पे चलो, अपने हिसाब से जियो, जीने दो, एकदम एब्सोल्यूट पीस में रहो, मजे में रहो। ये जो कंसेप्ट था इसको सुलह कुल कहा जाता है और इसमें आपको बकायदा ये सारी फ्रीडम्स या फिर ये सारी आजादियां वगैरह जो है मिली हुई थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सुलह कुल का आइडिया था या जो कंसेप्ट था इसको आप ये सुलह कुल है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्टेट पॉलिसीज वगैरह जो है इनका भी इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा नहीं था कि आपने बस बोल दिया कि सब लोग मिलजुल के रहो और बात खत्म हो गई और सबने आपकी बात मान ली, बकायदा इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराया जाता था कि एब्सोल्यूट पीस बना रहे, सुलह कुल बना रहे, सबके बीच में आपसी भाईचारा बना रहे, शांति के साथ काम चले, मतभेद ना हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए आपने पॉलिसीज भी बनाई थी ताकि ये चीज इंप्लीमेंट हो सके। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुगल्स की नोबिलिटी की बात की जाए, यानी कि जो आपके दरबार में जो इंपॉर्टेंट आपके दरबारी और हाई ऑफिसर्स की बात की जाए मुगलों के टाइम पे, तो काफी सारे लोग आपकी काफी सारी कम्युनिटीज के और एथनिसिटीज के आपको देखने को उसमें मिलते हैं। ईरानी हो गए, तुरानी हो गए, अफगान हो गए, राजपूत हो गए, दक्कनी हो गए, ये सारे आपको जो है देखने के लिए इसमें मिलते हैं। अब मुगल दरबार में होता यह था कि जो अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे, अब इनमें कुछ के रिलीजन भी अलग हैं, कुछ के कल्चर अलग है, ये सारी चीजें हैं, मगर उसके बाद भी इन सबको जो है पोजीशंस और अवार्ड जो दिए जाते थे वो सिर्फ एक ही शर्त पर या फिर एक ही बेसिस पर दिए जाते थे कि आपकी सर्विस कैसी है और आपकी राजा के प्रति लॉयल्टी कैसी है, आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप राजा के प्रति कितने ज्यादा वफादार हो। इस बेसिस के ऊपर जो है आपको अलग अलग हाई पोजीशंस वगैरह दी जाती थी, आपको अलग अलग जो भी आपके प्रिविलेजेस वगैरह हैं वो दिए जाते थे। रिलीजन मैटर नहीं करता, आप कौन से बिलोंग करते हो, आपकी एथनिसिटी मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता, दो बातें मैटर करती हैं, कितना अच्छा आप काम करते हो स्टेट के प्रति, बादशाह के प्रति, और दूसरा
आप राजा के प्रति कितना ज्यादा लॉयल हो, कितना ज्यादा आप उनके साथ लॉयल्टी रखते हो। दो ही बेसिस पे आपको जो है ये सारी चीजें मिल रही थी, जो भी आपका पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं। तो यहां पर एम्परर जो है सोलह कुल की जो आपका कंसेप्ट है उसके अनुसार चल रहा है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने जो आपका पिलग्रिमेज के ऊपर जो टैक्स लगता था, जिसको तीर्थ यात्रा कर बोला जाता था या तीर्थ यात्रा मैसूर बोला जाता था, उसको 1563 में खत्म कर दिया और उसके बाद में 1564 में उसने जाजिया का जो कर है उसको हटा दिया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके ऊपर बेस्ड था, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तीर्थ यात्रा मैसूर और आपका ये जाजिया लगाया जाता था। इनफैक्ट आपके जो लोअर लेवल पर भी ऑफिसर्स वगैरह थे, बाकायदा उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने सुलह कुल के कंसेप्ट को जो है या सुलह कुल की पॉलिसी को जो है एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करना और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको इस देश में आपका जो प्रशासन वगैरह है वो चलाना है। इसी के बेसिस पर जो है आपने यहां पर जो भी आपकी स्टेट पॉलिसीज वगैरह उनको इंप्लीमेंट करवाना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है जस्ट सोवरेनिटी या जस्ट सोवरेनिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जस्ट सोवरेनिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक सरकार अपने लोगों को क्या दे सकती है वो पहले वो वादा करेगी और उसके बेसिस पे वो सरकार जो है लोगों से उनकी लॉयल्टी मांगेगी। यानी कि जैसे आपके कोई पर्टिकुलर पॉलिटिशियन उतरते हैं लेट्स से इलेक्शन वगैरह लड़ने के लिए और उन्होंने बोला कि भैया मुझे वोट देके जिता के लाओ, लाए तो मैं तुम्हारा ये अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने रख रहा हूं, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। इस तरीके से आपने एक पर्टिकुलर वादा जो है अपने लोगों से किया, लोगों ने आपको जिता दिया, जीत कर आप पहुंच गए, अब आप प्रशासन कर रहे हो, शासन चला रहे हो, तो उसमें अब आपने जो वादे किए हैं वो सब आपको जो है निभाना पड़ेंगे। ये चीज जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। आपका फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होगा, आपका जो भी 5 साल 7 साल जो भी है, फिर आप जनता के बीच में जाओगे, बताओगे कितने वादे पूरे किए, ये नहीं किए तो क्यों नहीं किए, अगर इस बार जीत गया तो कर दूंगा और इसके अलावा क्या करूंगा। जनता को अच्छा लगा तो आपको फिर वोट देके जिता देगी, नहीं तो आपको हरा देगी, किसी और को ले आएगी। ये जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आपका मुगल्स के टाइम पीरियड पर तो इलेक्शंस होते नहीं थे, तो वहां पर आपको जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्परर जो है वो अपनी प्रजा को क्या चीजें देने का वादा करता था और बदले में उनसे क्या मांग रहा है, इसके बीच का जो कोरिलेशनशिप है इसको जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता था। आपके पास आज की तारीख में तो ये ऑप्शन है कि आपको अगर मजा नहीं आ रहा तो आप वोट देके हरा दोगे और सामने वाले को हटा दोगे सत्ता से, दूसरे को बैठा दोगे। तब ऐसा नहीं होता था। तब की कहानी ये थी, एम्परर अपनी तरफ से साफ रख देता था कि मैंने ही रूल करना है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं और मैं गया भी तो मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, आपने रूल मेरी डायनेस्टी के थ्रू होना है या मेरे अंडर ही होना है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं ये सारी चीजें करूंगा, बदले में मुझे आपसे ये सारी चीजें चाहिए। इस तरीके से अगर हमारा इस तरीके से समन्वय बना रहे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ये हमारा शासन, आप अच्छे से मेरे प्रशासन, मेरा जो अंपायर है या जो मेरा जो रायन है या जो मेरा जो प्रशासन है उसमें अच्छे से रहोगे और मैं अच्छे से रूल कर पाऊंगा। ये जो चीज है इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उस वक्त के टाइम के आपके टाइम पीरियड के हिसाब से बोला जाए तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बनती है। अब अबुल फजल ने ये बोला है कि हमारे लिए या फिर उस टाइम पीरियड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका मतलब होता था जस्ट सोवेरेनिटी। जस्ट सोवेरेनिटी जो है वो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। जस्ट सोवेरेनिटी का मतलब यह है कि आपका जो रूलर है वो सबके साथ में अच्छे से ट्रीट करे, सबके साथ में फेयर हो, सबके साथ में वो जस्टिस के साथ में काम करे, ईमानदारी के साथ में रूल करे, किसी के साथ में भेदभाव ना करे। ये जो जस्ट सोवेरेनिटी का कंसेप्ट है ये आपका मुगल्स के टाइम पीरियड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बनता था या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉर्नरस्टोन हुआ करता था। इसके तहत होता यह था कि एम्परर जो है, आपका जो बादशाह है, अपने जितने भी प्रजा है, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनसे यह बोलता था कि मेरे राज में तुम्हारी 4 चीजों की रक्षा होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो, मगर मैं ये वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी इन 4 चीजों पे किसी तरीके का कोई आंच या फिर चोट नहीं आएगी। पहला, तुम्हारी जान, कोई भी आके तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मार के चला गया, ये नहीं होगा। आप अगर मेरे अंपायर में हो, आपकी जिंदगी की रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी लाइफ या फिर आपकी जो जान है उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, आपकी जो प्रॉपर्टी है या फिर आपका जो माल है, जान और माल जो हम लोग कहते हैं, आपका जो माल है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तीसरा, आपका जो ऑनर है, आपकी जो इज्जत है, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल पर्शियन में होता है नमूस, आपकी जो नमूस है या फिर आपकी जो इज्जत है, आपका ऑनर है, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और चौथा आ जाता है आपका फेथ, यानी आपका रिलीजन या फिर आपका दीन। इसमें कोई छेड़खानी ना हो, कोई आपको फोर्स ना करे कुछ करने के लिए, कोई आपको कुछ करने से रोके ना, ये देखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये 4 चीजें मैं आपकी प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में आपसे सिर्फ 2 चीजें चाहता हूं। एक तो ओबीडियंस रहे, आप मेरे प्रति ईमानदार रहो,
आप जो है मेरे खिलाफ गद्दारियां ना करो, मेरे दुश्मनों का सपोर्ट ना करो, मेरे साथ ओबीडियंस रखो। दूसरी चीज ये है कि आप जो भी मैं आपको टैक्सेस वगैरह लगा रहा हूं आपके रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर, वो टैक्सेस आप मुझे टाइम पीरियड से देते रहो। जस्ट शेयर जो मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं अनशन टैक्स आप पे लगाऊंगा नहीं, मगर जो टैक्स मैं आपके ऊपर लगा रहा हूं वो टैक्स आप मुझे ईमानदारी से देते रहो। ये दो काम आप करते रहो। तो ये 4 चीजें मैं करूंगा, ये 2 चीजें आपको करनी है। ये आप मेरे साथ करो, ये मैं आपके साथ करूंगा। इस तरीके से अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बना रहेगा। और जो जस्ट सोवरेनिटी का कंसेप्ट है कि मैं आपके साथ ईमानदार हूं, आप मेरे साथ ईमानदार रहिए, आपका रूलर आपके साथ में अच्छे से बिहेव कर रहा है, आप उसके साथ में ढंग से रहिए। ये जो कंसेप्ट है अपना चलता रहेगा और इस हिसाब से जो है अपना काम वगैरह बना रहेगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आगे ये बोला गया है कि जो मुगल मोनार्की थी, इसकी जो हाईएस्ट वर्च्यू थी, इसका जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल था, वो था जस्टिस, कि आपने इंसाफ करना है। और जब इंसाफ करना है तो फिर किसी भी चीज का आपने ध्यान नहीं रखना, सबसे ऊपर जो है इंसाफ के तकाजे रहेंगे, बादशाह भी उससे ऊपर नहीं जा सकता। मुगल आपकी अगर बात की जाए मोनार्की की, तो मुगल बादशाह या मुगल मोनार्की का सबसे हाईएस्ट वर्च्यू यही था, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जस्टिस होना चाहिए, आपके राज्य में इंसाफ होना चाहिए। और ये जो इंसाफ आपके राज्य में इंसाफ हो रहा है, ये 2 चीजों से, एक तो आप करके भी बताओ, आपके कर्मों से समझ में आना चाहिए कि आप वाकई में इंसाफ पसंद राजा हो, आप किसी तरीके का बायस नहीं करते। दूसरा ये कि इसका प्रचार प्रसार भी काफी ज्यादा करो, ताकि लोगों के दिमाग में भी बात बैठे कि हमारा जो राजा है उसका जो पूरा का पूरा अंपायर है, उसका जो वर्च्यू, हाईएस्ट वर्च्यू है, वो इंसाफ या फिर जस्टिस है। इस पर्टिकुलर चीज को सिंबलाइज करने के लिए कईयों बार आपके जो आर्टिस्ट हैं एक मोटिव का इस्तेमाल करते थे। उस मोटिव में वो लोग क्या करते थे कि एक लैम्ब हो गया या फिर एक गाय हो गई और एक लॉयन हो गया, इन दोनों को साथ में पीसफुली इकट्ठा बैठा हुआ दिखाते थे। एक पर्टिकुलर मोटिव है, उसमें आप एक सिंबल के तौर पे या तो आप एक लैम्ब या फिर एक काऊ और साथ में एक आपका एक लॉयन, दोनों को साथ में बैठा हुआ पीसफुली दिखाते थे। अब ये मोटिव बेसिकली इस बात का इंडिकेशन था कि हमारे जो बादशाह सलामत हैं या मुगल मोनार्की है, उनके यहां क्योंकि जस्टिस जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू है, इसके तहत वो सबके साथ में ईमानदारी से और आपका सही तरीके से जो है बिना किसी पक्षपात के न्याय करते हैं और सबके साथ में जस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ में बराबरी का व्यवहार करते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड ऑल दैट। इस कारण आपका जो ये जो रेल्म है, ये जो आपका बादशाह का पूरा आपका जो अंपायर है, इसमें चाहे आपका स्ट्रांग हो, स्ट्रांग मतलब आपका लायन हो, चाहे आपका वीक हो यानी कि लैम्ब या काऊ, ये सब लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं हार्मनी में। और जनरली ये जो मोटिव वगैरह है, यहां ध्यान से देखिएगा, इस तस्वीर में आपको यहां पर एक शेर दिखाया जा रहा है और एक गाय दिखाई जा रही है। तो ये जो मुगल दरबार में इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह बनाई जा रही है, इस तरीके के जो मोटिव डाले जा रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है इस बात का कि भाई यहां पर ये अंपायर इस तरह से चलता है, जस्टिस को हाईएस्ट वर्च्यू मानकर कि यहां पर एक स्ट्रांग आदमी भी है तो वो भी सुकून से रह सकता है, एक गरीब या कमजोर आदमी है तो वो भी जो है सुकून से रह सकता है, किसी को कुछ खास तरीके की परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। खास तौर पे बादशाह नामा जो है उसमें इस तरीके के सीन्स वगैरह काफी अच्छे से डिपिक्ट किए गए हैं। और जनरली आपका बादशाह जहां पे बैठता है या जहां पे खड़ा होता है, मोटिव्स वगैरह उसके नीचे की तरफ के इलाकों में जो है, जो जहां पे उसकी गद्दी वगैरह है, वहां पर उसके नीचे के जो पोर्शंस वगैरह हैं थ्रोन के, वहां पर बनाकर दिखाया जाता है। जैसे यहां पर ये गद्दी वगैरह के आसपास की जो जगह है, यहां पर ये पर्टिकुलर मोटिव दिखाया गया है, ये बनाया हुआ। तो ये एक इंडिकेशन है इस तरीके का कि बादशाह के दरबार में या बादशाह के राज में आपका चाहे कमजोर आदमी हो, चाहे वीक हो, चाहे वो स्ट्रांग हो, सब पीसफुली को एग्जिस्ट करके रहेंगे और बादशाह सबके साथ में जस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, सबके साथ में बराबरी से अच्छे से व्यवहार करेंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये देखा है कि मुगल्स जो थे उनके टाइम पीरियड में उनको डिवाइन दिखाने के लिए क्या तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। दूसरा फिर हम लोगों ने ये इसमें पढ़कर ख़त्म किया है कि जो आपके कॉर्नर स्टोन्स थे जिनके ऊपर आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो क्या था, और उसके बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का था, बादशाह क्या चीज़ें डिमांड करता था और बदले में बादशाह क्या चीज़ें जो हैं आपका रिटर्न में देने की बात करता था, और किस तरीकों से उस चीज़ को पूरा सिंबलाइज किया गया, वो सारी बातें हम लोगों ने पढ़कर ख़त्म की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे से अपना कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जो मुगल कोर्ट के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। मुगल कोर्ट में जो आपके वेरियस तरीके के ऑफिसर्स थे, अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, कैपिटल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड टेक लीव ऑफ यू ऑल। आप लोग जाने से पहले बस एक चीज़ की, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएं, सारा एजुकेशन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी जैसे यूट्यूब पर हो जाती है कई बार, और आप अच्छे से आराम से फ्लॉलेसली अपना जो भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और एक बेटर इंसान के रूप में इवॉल्व हो सकते हैं। ऑन दिस नोट, कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद।